हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। जैसे मान लेते हैं 2019 में 1 किलोग्राम आलू का रेट 20 रुपये था और 2020 में वही 1 किलोग्राम आलू का रेट 25 रुपये हो गया। तो हम देख रहे हैं आलू की क्वांटिटी तो फिक्स है लेकिन रेट में वेरिएशन हो रहा है। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे गुड्स का प्राइस बढ़ा और करेंसी की वैल्यू डाउन हुई यानी कम हुई। तो इन्फ्लेशन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ना और करेंसी की वैल्यू में कमी आना समय के साथ क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इसका रीजन क्या होता है ये देखते हैं। इसका रीजन होता है डिमांड और सप्लाई के बीच तालमेल बिगड़ जाना। यानी जब कभी डिमांड अधिक हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशन आता है, यानी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। और डिमांड कब बढ़ती है? जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। और मनी सप्लाई कब ज़्यादा होगी? जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी। लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, वो ज़्यादा मांग करेंगे। इससे डिमांड किसी भी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल आरबीआई करती है। कैसे करती है? वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। और ये दो प्रकार की बनाई जाती है। एक होती है डियर या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है इजी मॉनेटरी पॉलिसी। जो डियर या जिसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं उसमें क्या होता है, इसमें सारी दरें बढ़ा दी जाती हैं। जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब बढ़ा दिया जाता है जिससे लोगों की मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब देखते हैं डिफ्लेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। ये सेम उसका उल्टा होता है, इन्फ्लेशन का सेम उल्टा होता है। अब इसकी परिभाषा होती है डिक्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड इंक्रीजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वस्तुओं के मूल्य का कम होना और वैल्यू की मनी का बढ़ना समय के साथ कहलाता है अपस्फीति। जैसे 2019 में 20 रुपए में 1 किलोग्राम आलू मिल रही थी, लेकिन 2020 में 16 रुपए में 1 किलोग्राम आलू मिलने लगी। तो इसको क्या बोलेंगे? अपस्फीति। कि मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई और वस्तुओं की कीमत घट गई। अब इसका रीजन यही होता है कि डिमांड का कम होना। अब जो डिफ्लेशन होता है उसका रीजन होता है डिफ्लेशन, डिमांड का कम होना और सप्लाई का अधिक हो जाना। और डिमांड कब कम होती है? जब लोगों की इनकम कम होती है। जब लोगों की इनकम कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई कम होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। इस डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे जब कभी ऐसी स्थिति आती है, डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है, तो गवर्नमेंट कुछ कदम उठाती है। जैसे लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए 7 पे कमीशन ले आती है, MG नरेगा टाइप की स्कीम ले आती है जिससे लोगों को रोजगार मिले और लोगों की इनकम बढ़े, और इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना को बढ़ाती है। और आरबीआई जो दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन के लिए बनाती है। सॉरी, इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन। और इसके लिए कैसी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है? चीप या इजी या डेबिस मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को बोलते हैं चीप या इजी या डेबिस मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या किया जाता है? बैंकिंग रेट, रेपो रेट आदि सभी को कम कर दिया जाता है। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक टाइट या डियर या हॉकिंग्स मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी होती है चीप या इजी या डेबिस मॉनेटरी पॉलिसी। जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इन्फ्लेशन के वक्त बनाई जाती है, और जो चीप मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो डिफ्लेशन के समय बनाई जाती है। और जब डिफ्लेशन 6 मंथ तक रहे तो इसी को मंदी कह देते हैं, रिसेशन। और इन्फ्लेशन में जो डेप्टर होता है, जो कर्ज देने वाला होता है, उसका हमेशा फायदा होता है और क्रेडिटर का घाटा होता है, यानी क्रेडिटर के लिए बैड होती है। अब एक वर्ड होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को बोलते हैं हिंदी में मुद्रास्फीति जनित मंदी। और ये कंडीशन तब होती है जब किसी को नाम इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी बढ़े, तो उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं।
अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन भी कई प्रकार की होती है, उसको हम लोग देखते हैं आगे। एक होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब महंगाई की दर 2 से 5% तक होती है तो उसको बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और एक होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब इसको हिंदी में बोलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। जब महंगाई की दर 5 से 10% होती है तब बोलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। एक बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, इसे बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब इस महंगाई की दर 10 से 20% होती है तो इसको बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। एक होती है हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति, जब महंगाई की दर 20% से ऊपर हो। और एक होती है कमोडिटी इन्फ्लेशन, वस्तु मुद्रास्फीति हिंदी में से कहते हैं। कमोडिटी का डिमांड जो वस्तुओं का डिमांड जो जब बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई और कमोडिटी कम हो जाए तो इसको बोलते हैं वस्तु मुद्रास्फीति। जैसे किसी वस्तु की शॉर्टेज हो जाए, इस वजह से उस वस्तु के मूल्य में उस वस्तु का मूल्य ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कमोडिटी इन्फ्लेशन। एक होती है करेंसी इन्फ्लेशन, जब करेंसी का फ्लो बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं करेंसी इन्फ्लेशन। एक होता है ब्रांडेड इन्फ्लेशन, जब कोई कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे उसको बोलते हैं ब्रांडेड इन्फ्लेशन। और एक होता है हिडन इन्फ्लेशन, जब कोई प्रोडक्ट सेम प्राइस पर पहले से कम क्वांटिटी में मिले। जैसे पहले 5 रुपए में 10 बिस्कुट मिलता हो, लेकिन अभी भी वो बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए में आता हो, लेकिन उसकी संख्या बिस्कुट कर दी गई हो 8। तो ये होती है हिडन इन्फ्लेशन, मतलब कि उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाए, वो बस उसी प्राइस में मिले, अभी भी वो 5 ही रुपए में मिल रहा हो लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाए। मतलब रेट फिक्स रहे लेकिन उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम कर दी जाए तो उसको बोलते हैं हिडन इन्फ्लेशन। अब एक होता है कम्प्रहेंसिव इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी के तीनों सेक्टर में हो तो उसको बोलते हैं कम्प्रहेंसिव इन्फ्लेशन। और एक होता है स्कैटर इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी के 1-2 सेक्टर में इन्फ्लेशन हो, मतलब ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ही हो, टर्सरी में ना हो, या ओनली प्राइमरी सेक्टर में ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कैटर इन्फ्लेशन। लेकिन तब तीनों सेक्टर में हो इन्फ्लेशन, जैसे प्राइमरी में भी हो, प्राइमरी सेक्टर में भी हो, सेकेंडरी सेक्टर में भी हो और टर्सरी सेक्टर में भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्प्रहेंसिव इन्फ्लेशन। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रॉफिट लोगों का बढ़ता है, प्रॉफिट लोगों का बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और फिर वो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इस प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यानी इन्फ्लेशन किसी भी देश के लिए थोड़ी इन्फ्लेशन अच्छी होती है। अब इन्फ्लेशन के 3 रीजन होते हैं बढ़ने के। एक होता है मांग जन्य यानी डिमांड पुल, एक होता है कास्ट पुल यानी कीमत जन्य, एक होता है बैरियर इन सप्लाई मतलब आपूर्ति में बाधा। और जब मांग जन्य इन्फ्लेशन होती है, उसका जिस रीजन की वजह से होती है उसका रीजन होता है पॉपुलेशन में ग्रोथ होना, इनकम का बढ़ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना, मनी सप्लाई बढ़ना, ब्लैक मनी काले धन का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का घटना। ये रीजन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। और कीमत जन्य, जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाए। हम लोग जानते हैं मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यानी इनडायरेक्ट टैक्स का बढ़ जाए और सब्सिडी घट जाए और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, तब कौन सी होती, कीमत जन्य इन्फ्लेशन। और तीसरी होती है बैरियर इन सप्लाई यानी ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। मतलब इसका मतलब कि जैसे मार्केट में वो वस्तु तो हो, कोई वस्तु की शॉर्टेज ना हो, लेकिन सभी लोग उस वस्तु को खरीद के पहले से रख लें, स्टोर कर लें, तो मार्केट में लोगों को वो चीजें मिल ना पाए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी उस वस्तु के लिए, लेकिन वो मार्केट में है तो, लेकिन लोगों ने उसको रख लिया है खरीद के पहले से, और उसको फिर बाद में वो हाई प्राइस पे बेचेंगे।
इसे बोलते काला बाजारी करना। तो इससे भी इन्फ्लेशन आती है। फिर अनएफिशिएंट पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को बोलते पीडीएस, मतलब बेकार जन वितरण प्रणाली। मतलब सरकार ने सबको सही से बांटने के लिए समान वस्तुएं दी हों, लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट ना हो पाई हो, मतलब सब तक वो वस्तु ना पहुंच पाई हो। जैसे सरकार ने गेहूं बांटने का आदेश दिया सबको कि गेहूं 15-15 किलो बांटना है, लेकिन वो कुछ ही लोगों तक पहुंचा और बाकी लोगों को नहीं मिल पाया। तो वो लोग क्या करेंगे, उस वस्तु खरीदने मार्केट में जाएंगे, जिससे उसका रेट बढ़ जाएगा। और चौथा फैक्टर है करप्शन। करप्शन से भी महंगाई बढ़ती है। अब एक चीज होता है मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रम। ये क्या होता है देखते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। जब लोग की इनकम, पॉजिटिव वाला तब होता है जब लोग की इनकम बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ा दें, प्राइस को ध्यान में ना रखें। मतलब जब लोगों की इनकम बढ़े और वो अपनी डिमांड बढ़ा दें, वो प्राइस को ध्यान में ना रखें। मतलब साथ में उनकी ये देखिए, इसका ग्राफ इस प्रकार होता है कि इनकम भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव मनी इल्यूजन। और निगेटिव, जब लोग प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड को कम कर दें, इनकम को ध्यान में न रखें। मतलब किसी वस्तु का प्राइस ज्यादा है इसलिए वस्तु को न खरीदें, जबकि उनकी इनकम हो, वो लोग उसे ले सकते हों, लेकिन तब भी वो डिमांड की कमी कर दें। तो इसका ग्राफ इस प्रकार होता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड घटती जा रही है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव मनी इल्यूजन। अब एक होता है टर्म फ्लिप कर्व, ये देख लेते हैं क्या होता है। फ्लिप कर्व यही बताता है कि इन्फ्लेशन जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अनएम्प्लॉयमेंट के। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ये कर्व इस प्रकार खींचाता है। इसका ग्राफ इस प्रकार होता है। इसमें देखिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इधर की ओर, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। तो फ्लिप कर्व इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में संबंध बताता है। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। ये दो बेस पे किए जाते हैं, एक सीपीआई पे, एक डब्ल्यूपीआई पे। जो सीपीआई होता है उसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मेजर द चेंजेस ऑफ प्राइस इन द रिटेल मार्केट, मतलब ये खुदरा बाजार पे किसी वस्तुओं का प्राइस मेजर करना, मतलब उसके प्राइस में चेंज को मेजर करना। और इसका जो बेस ईयर होता है ये 2012 है। और इसमें कुछ वस्तुएं होती हैं बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब इसमें जो वस्तुओं की संख्या की हम सभी वस्तुओं को काउंट नहीं करते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करते समय, मेजर करते समय, क्योंकि हम जैसे जूता हम साल में एक बार खरीदते हैं, तो उसके प्राइस में अगर थोड़ा वेरिएशन हो जाए तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो बेसिक नीड की चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, अगर उसमें मतलब उसके रेट में वृद्धि हो जाए तो फिर हमें वो हमारे जनरल लाइफ में वो ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो इसमें कुछ वस्तुएं हैं, जैसे अर्बन के लिए शहरी क्षेत्रों के 460 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 440 वस्तुओं को डिसाइड किया गया है इसमें। और डब्ल्यूपीआई क्या होता है आप देखते हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स। इसमें जो होता है मेजर द चेंजेस इन द प्राइस इन द होलसेल, मतलब थोक बाजार में जो प्राइसों का चेंज होता है उसको देखा जाता है, उसको मेजर किया जाता है। इसमें बेस ईयर जो होता है 2011-12। इसमें नंबर ऑफ गुड्स जो है, सामानों की संख्या जो काउंट की गई है वो है 697 और 2004-05 में ये संख्या थी 676। और इसमें वेटेज दिया जाता है सभी वस्तुओं के, किसका यूज कितना हो रहा है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज है 64%, प्राइमरी सेक्टर का वेटेज है 23% और फ्यूल का वेटेज है 13%। अब रियल एस्टेट में इन्फ्लेशन, मतलब भू संपदा में जो इन्फ्लेशन होता है, वो जो उसका इंडेक्स होता है वो एनएचबी जारी करता है। एनएचबी एक संस्था होती है, इसका नाम होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये जो इंडेक्स जारी करती है उसका नाम होता है रेसिडेक्स। और इस संस्था का एनएचबी का मालिक जो होता है वो होता है आरबीआई, और इसका हेडक्वार्टर जो है एनएचबी का वो है न्यू दिल्ली में। अब इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला होता है वो होता है प्राइस इन करंट ईयर और डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100, मतलब 100। मतलब प्राइस इन करंट ईयर को डिवाइड किया जाता है प्राइस इन बेस ईयर से, उसका
मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, तो क्या निकलता है इन्फ्लेशन। लेकिन ये एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं दिखाता है। एक्चुअल इन्फ्लेशन का फार्मूला होता है I बराबर समेसन R इंटू डब्ल्यू अपॉन समेसन W मल्टीप्लाई विथ 100, जहाँ जो होता है R होता है प्राइस इन करंट ईयर और अपॉन प्राइस इन बेस ईयर, मतलब दोनों का अनुपात, जो करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइस का अनुपात जो होता है वो R होता है, और W जो यहाँ पे होता है वेटेज। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। जैसे हम लोग के रोज की जिंदगी में यूज करनी चाहिए साबुन, प्याज, जूता है, तो साबुन पे जो वेटेज सर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो 30% है, प्याज पे 60% और जूता पे 10%। और मान लेते हैं बेस ईयर 2011-12 जो था उसमें इसका प्राइस था 10 रुपए साबुन का, और प्याज का था 50 रुपए और जूता का था 1000। लेकिन 2019 में इसका प्राइस हो गया साबुन का बढ़ के 15 रुपए, प्याज का 60 रुपए और जूता का 1200 रुपए। अब जो R होगा वो होता है प्राइस इन करंट ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर। तो जो करंट ईयर का प्राइस है वो यहाँ रखेंगे 15 अपॉन 10 बेस ईयर, तो क्या निकल आया 1.5। अब यहाँ पे वेटेज 60% है, बेस ईयर में इसका प्राइस 50 अब हो गया 60, तो प्राइस इन करंट ईयर 60 अपॉन प्राइस इन बेस ईयर यानी 50, 60/50, तो आ जाएगा 1.2। ऐसे जूता का 1200 करंट ईयर में है और 1000 बेस ईयर में, दोनों को डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 1.2। अब इसका वेटेज से गुणा करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला R इंटू डब्ल्यू था, और वेटेज कितना है 30%, तो 30 से गुणा किया 45, इसका वेटेज है 60% 72, इसका वेटेज था 10, तो इसको 12। अब समेसन पूरे को जोड़ दिया जाता है, तो 45, 72, 12 जोड़ेंगे 129 आ जाएगा। अब समेसन फिर होता है बटे इन्फ्लेशन होता है R समेसन R इंटू डब्ल्यू यानी वैल्यू 129 अपॉन समेसन W, इसको जोड़ेंगे कितना 30, 60, 10, 100 यानी बटे 100, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 यानी 129, यानी कितना हुआ इन्फ्लेशन में 29% इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि ये आया 129, तो अब 100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 29% इन्फ्लेशन आई। इस प्रकार की कैलकुलेट किया जाता है। अब देखते हैं कुछ न्यू इंडेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं। PPI, ये जो होता है प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स का फुल फॉर्म होता है, फैक्टर कॉस्ट में होने वाली वृद्धि का इफेक्ट मार्केट पर प्राइस देखना, ये क्या कहलाता है प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स। और एक होता है SPI, ये होता है सर्विस प्राइस इंडेक्स, सर्विस सेक्टर में प्राइस चेंजेस को कैलकुलेट करना इसका काम होता है। HPI, हाउस प्राइस इंडेक्स, रियल एस्टेट में होने वाले प्राइस चेंजेस को कैलकुलेट करना HPI कहलाता है। इस प्रकार हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक खत्म हुआ। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन को हम बढ़िया से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।